R3 मान लिए हम लोग, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग ओम्स लॉ अब लगाने जा रहे हैं R3 के लिए। नाउ नाउ फॉर R3, R3 के लिए अब ओम्स लॉ लगाने जाते हैं, तो फॉर्मूला तो वही लगाएंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो बोलो R3 में कितना करंट गया है, I3 करंट गया है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा R3 का, इसका भी हो जाएगा VA माइनस VB और डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो R3 है इसका, ये जो आया इसको इक्वेशन नंबर आप 4 मान लो। अब एक बार आपको और कष्ट करना पड़ेगा, इसके लिए तो R इक्विवेलेंट के लिए एक बार और आपको कष्ट करना है R इक्विवेलेंट के लिए। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट अपना अटेंडेंस नहीं भेजे हैं, कम से कम 8 स्टूडेंट ऐसे और हैं जिन्होंने अपना अटेंडेंस अभी तक नहीं भेजा है। तो प्लीज वो स्टूडेंट तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो अपना अटेंडेंस भेज दो। स्टूडेंट तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है तो वो प्लीज अपना अटेंडेंस भेज देंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीका से R3 के लिए हम लोग ओम्स लॉ ला लिए हैं। तो ओम्स लॉ आ गया है VA माइनस VB बाई R3। अब इस प्रकार से एक बार और हम लोग कष्ट करेंगे R इक्विवेलेंट के लिए ओम्स लॉ। नाउ ओम्स लॉ फॉर किसके लिए, तो R इक्विवेलेंट के लिए। तो फॉर्मूला तो वही लगा रहे हैं, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो ये बताओ कि R इक्विवेलेंट में कितना करंट गया है, तो I करंट गया है, तो I करंट लिख दिए। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा R इक्विवेलेंट का, इसका हो जाएगा VA माइनस VB बाई रेजिस्टेंस कितना होगा R इक्विवेलेंट, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 5। इस तरीका से अभी हम कुछ नहीं किए हैं विशेष, अभी सिर्फ हम ओम्स लॉ लगा लिए हैं और ओम्स लॉ लगाने के बाद जो आया है इक्वेशन उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ मान लिए हैं हम, ठीक है। और अगर तुम एक चीज ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर तुम एक चीज अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान दोगे, देखो I1 का वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, I2 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं और I3 का वैल्यू भी निकाल चुके हैं और I का वैल्यू भी निकाल चुके हैं। तो इन चारों चीज का वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में I1, I2, I3 और I ये चारों चीज का वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। अगर इन चारों चीज का वैल्यू हम अगर पुट कर देंगे, अगर इन चारों चीज का वैल्यू हम पुट कर देंगे तो देखो कुछ इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो पुट करते हैं वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 and I
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इन चारों चीज का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो चलो पुट कर दो। तो देखो I1 है ना शुरू में, तो I1 का वैल्यू देखो ये ला चुके हैं यहाँ पर है ना I1 का वैल्यू, ये देखो I1 का वैल्यू है। तो I1 के जगह पर इतना पुट कर दो, हो जाएगा VA माइनस VB बाई R1 प्लस I2 के जगह पर वैल्यू पुट कर दो, तो VA माइनस VB बाई R2 प्लस I3 के जगह पर वैल्यू पुट करो, तो VA माइनस VB बाई R3 इज इक्वल टू I के जगह पर वैल्यू पुट करो, तो VA माइनस VB बाई R इक्विवेलेंट। अब कुछ कॉमन है, ऊपर में देखो सब में VA माइनस VB है, तो VA माइनस VB को कॉमन कर लो। तो यहाँ से अगर VA माइनस VB को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई R1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई R2 बचेगा, प्लस VA माइनस VB अगर बाहर हो गया तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, लेकिन 1 तो बच सकता है, तो 1 बाई R3 बच गया इज इक्वल टू, और यहाँ ज्यों का त्यों जैसे है वैसे लिख दो। देखो यहाँ भी VA माइनस VB है, यहाँ भी VA माइनस VB है, तो कैंसिल हो गया ये। यस अभिषेक नारायण बोलो। सर आप I3 दो बार लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू के नीचे, वहाँ R इक्विवेलेंट ना होगा? हाँ आई होगा ये, R इक्विवेलेंट नहीं आई होगा। उतना समझ जाना खुद से, ठीक है ना। चलो इसके बाद VA माइनस VB से कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाने के बाद यहाँ पर क्या बचा ये, यहाँ बच गया 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 इज इक्वल टू, ऊपर में VA माइनस VB अगर कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, ऊपर में बच गया 1 और नीचे में क्या बच गया R इक्विवेलेंट। इसीलिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया, इसीलिए फॉर्मूला प्रूफ हो गया 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस तरीका से ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो हम 1 मिनट रुकते हैं, जिनको नोट करना है वो नोट कर लेंगे। जिनको नोट करना है वो प्लीज जल्दी से नोट कर लो, हम 1 मिनट रुके हुए हैं। वीडियो भी आ ही रहा है आराम से क्लियर, आराम सब लोग देख सकते हो। या हमें लगता है स्क्रीनशॉट सब लोग ले लो आराम से, फिर बाद में क्लास के बाद नोट कर लेना, क्योंकि इसको नोट करने में काफी टाइम लग जाएगा आप लोगों को। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको और क्लास के बाद इसको नोट कर लीजिएगा। आप लोग जो ये दिख रहा है प्रूफ किया हुआ, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे थ्योरी बढ़ते हैं। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्लास के बाद इसको फ्रेश कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद आगे हमारा थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। नेक्स्ट हमारा थ्योरी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब ये हेडिंग क्या कहता है वो समझो, इस हेडिंग का क्या मतलब है, आखिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट हेडिंग का क्या मतलब है, ये पहले आप लोगों को हम समझा देते हैं। जैसे मान लिया जाए 3 रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, आप मान लो
कि 3 रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 1, 2 एंड 3। इस तरीका से 3 रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो तीनों रजिस्टर में कुछ ना कुछ करंट जाएगा। जो तीनों रजिस्टर हम लोग माने हैं, उन तीनों रजिस्टर में कुछ ना कुछ करंट जाएगा, है ना। तो पहला रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, दूसरा रजिस्टर में कितना करंट जाएगा और तीसरा रजिस्टर में कितना करंट जाएगा, ये करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वही आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं कि कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हम लोग लाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहले हम फिगर मान लेते हैं। ये एक रजिस्टर हो गया, 2 रजिस्टर हो गया मान लो, जो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हो कि ये फिगर पैरेलल का बना हुआ है। इस पॉइंट का नेम है ए, इस पॉइंट का नेम है बी, इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है एक बैटरी से, एक बैटरी से पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये बैटरी जो है वो आई करंट बाहर निकाल रहा है, आई करंट बाहर निकला बैटरी से। आई करंट इस तरीका से यहाँ आएगा। जैसे ही आई करंट ए पॉइंट के पास पहुंचेगा, ये 2 पार्ट में बट जाएगा, I1 और I2। तो एक पार्ट ऊपर चला जाएगा I1 करंट और एक पार्ट नीचे आ जाएगा I2 करंट। तो इसी I1 और I2 का वैल्यू कितना होगा, यही हम लोगों को निकालना है। यही जो I1 और I2 है, इसी का वैल्यू कितना होगा, यही हम लोगों को निकालना है। तो R1 से कितना करंट पास करेगा बच्चों, तो I1 करंट पास करेगा। R2 से कितना करंट पास करेगा, तो I2 करंट पास करेगा। I1 और I2 बी पॉइंट पर आकर के मर्ज हो जाएगा। I1 और I2 बी पॉइंट पर आकर के मर्ज हो जाएगा, है ना। तो फिर से कितना करंट बन जाएगा, तो ये I करंट बन जाएगा और यही I करंट फिर बैटरी के अंदर चला जाएगा। यही I करंट फिर क्या होगा, तो बैटरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इसी फिगर में I1 का वैल्यू और I2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यही जो फिगर आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी फिगर में, इसी सर्किट में I1 और I2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। सारे बच्चे सुन लेंगे ध्यान से। अगर वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तो एक एक बच्चा फिर से जूम आईडी डाल करके कनेक्ट हो जाना, ठीक है। क्योंकि पिछले क्लास में कुछ जो है वो डिस्टरबेंस रहा था नेटवर्क के कारण से। तो आज जो है हम कुछ आगे पढ़ाएंगे। आज कुछ आप लोगों को ज्यादा टाइम होगा, मतलब 1 घंटा पूरा क्लास चलेगा, समझ गए ना तुम लोग। इसीलिए अगर वीडियो डिस्कनेक्ट होता है तो तुरंत जूम आईडी डाल करके कनेक्ट हो जाएगा सभी स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट। ठीक है, चलो। तो इस फिगर में हम लोग I1 और I2 का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो आप लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें भी I1 और I2 को जोड़ करके I के बराबर कर देते हैं। इसमें भी क्या करते हैं, तो I1 प्लस I2 को अगर जोड़ेंगे तो वो I के बराबर मिल जाएगा। क्योंकि I1 और I2 I का ही टूटा हुआ पार्ट है, तो सीधी सी बात है कि अगर उसको हम जोड़ देंगे I1 और I2 को, तो फिर से I बन ही जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का चीज है। तो ये फिर से I बन गया। ये जो आया इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या मान लो इसको, इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ओम्स लॉ लगा लो R1 के लिए और ओम्स लॉ लगा लो R2 के लिए। ठीक है, ओम्स लॉ दोनों के लिए लगा लो। यूजिंग ओम्स लॉ फॉर R1 एंड R2। R1 और R2 के लिए ओम्स लॉ लगाने जा रहे हैं। तो पहले हम फॉर R1 के लिए ओम्स लॉ लगाते हैं। तो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR। तो पोटेंशियल डिफरेंस R1 का क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। क्योंकि R1 में करंट A पॉइंट से निकल करके B पॉइंट की ओर जा रहा है, तो हायर पोटेंशियल A होगा और लोअर पोटेंशियल B होगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा R1 के लिए, VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है R1 से कितना करंट पास हो रहा है, I1 करंट पास हो रहा है, और कितना रेजिस्टेंस है, तो R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको मान लिया जाए दूसरा इक्वेशन। अब इसी प्रकार से एक बार और कष्ट करो 4R2 के लिए, तो फॉर्मूला तो वही होगा V इज इक्वल टू IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, और रेजिस्टेंस कितना है, R2 रेजिस्टेंस है। इसको मान लिया जाए तीसरा इक्वेशन। इसको क्या मान लिए हम लोग, इसको मान लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को अच्छे से देखो तुम लोग। सेकंड इक्वेशन देखो बाबू हम लोग का ये है, इसका LHS है VA माइनस VB। थर्ड इक्वेशन का भी LHS क्या है, तो VA माइनस VB। तो अगर दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3, दूसरा और तीसरा इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा। इसीलिए पहला इक्वेशन का RHS क्या है, I1 R1, दूसरा इक्वेशन का RHS क्या है, I2 R2। इसमें से I1 का वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू I1 का वैल्यू, तो I1 का वैल्यू निकालने के लिए R1 को वहां भेजना पड़ेगा। तो R1 जब इस तरफ आएगा तो R1 डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा R2 बाई R1 इंटू I2। ठीक है, अब इसी I1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो I1 का वैल्यू। तो ध्यान दो बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो I1 के जगह पर पुट करो वैल्यू, तो I1 के जगह पर इतना ना हम लोग वैल्यू ला चुके हैं, तो इतना वैल्यू पुट कर देंगे I1 के जगह पर। तो I1 के जगह पर हो जाएगा R2 बाई R1 इंटू I2 प्लस, फिर I2 है तो I2 को छोड़ दो वैसे ही, इज इक्वल टू I है तो I को भी छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, तो ये देखो I2 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी है ना I2 दोनों जगह। तो I2 को कॉमन कर लो, तो I2 अगर कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा R2 बाई R1, और यहाँ पर प्लस के बाद ये R2 अगर बाहर निकल गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, लेकिन 1 तो कह सकते हैं कि बच गया, तो यहाँ 1 बच गया, इज इक्वल टू I। अब यहाँ पर साइड ऑफ फ्रैक्शन कर दो, यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर दो, यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर यहाँ पर साइड ऑफ फ्रैक्शन कर दोगे तो हो जाएगा I2 इंटू, यहाँ LCM पूरा का कितना हो जाएगा R1, और यहाँ R2 का R2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा R1 इज इक्वल टू, यहाँ बच जाएगा I। ठीक है, अब इसके बाद R1 को वहां कर दो, और R1 प्लस R2 को नीचे कर दो, यहाँ I2 को अकेला छोड़ दो, बाकी जो बच रहा है उसको उस तरफ भेज दो RHS में। तो अगर R1 को वहां भेजेंगे तो R1 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब ऊपर में हो जाएगा, तो R1 हो गया ऊपर में, और यहाँ न्यूमरेटर में क्या है R2 प्लस R1। तो R2 प्लस R1 जब यहाँ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब नीचे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R2 प्लस R1, उसको R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 उसको लिख सकते हैं, और इंटू I है तो इंटू I यहाँ पर रह जाएगा। I देख लो यहाँ पहले से था ना,
इसलिए आई यहाँ पर रह गया। तो ये हमारा I2 का वैल्यू निकल गया। अब जिस तरह से ये I2 का वैल्यू है, बिल्कुल उसी तरह से I1 का वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। तो इतना फिर से पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इस प्रकार से काम करेंगे। सिमिलरली I2 के जगह पर I1 कर दो। तो तुम ध्यान दो, यहाँ पर अगर I2 है तो यहाँ पर R1 लिखे हैं, अगर यहाँ पर I1 रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में R2 हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई, नीचे में तो R1 प्लस R2 ही रह जाएगा, और पूरा में मल्टीप्लाई कितना से किया हुआ है, I से, तो पूरा में मल्टीप्लाई हो जाएगा I से। तो इस प्रकार से ये I1 का वैल्यू आ गया हम लोगों को। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से और रिपीट कर देते हैं, ध्यान से तुम लोग देखना। सबसे पहले हम क्या किए, तो I1 प्लस I2 को जोड़ करके I के बराबर कर लिए, ये होगा ही। फिर ओम्स लॉ लगा लिए हैं R1 के लिए, तो R1 के लिए जो ओम्स लॉ आया है उसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। फिर हम R2 के लिए ओम्स लॉ लगा लिए हैं, इसके लिए R2 के लिए ओम्स लॉ लगा लिए हैं, तो ये जो आया है उसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिए हैं। फिर दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिए हैं, तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का LHS बराबर था। तो RHS बराबर करने के बाद फिर हम I1 का वैल्यू निकाल लिए, ये आ गया हमारा I1 का वैल्यू। फिर उसके बाद यही I1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिए, जो सबसे ऊपर वाला जो इक्वेशन आप लोग को दिख रहा है, उसी इक्वेशन में हम इसी I1 का वैल्यू को क्या कर दिए हैं, पुट कर दिए हैं। यहाँ पर देखो I1 के जगह पर ये वैल्यू आ गया, I2 को I2 छोड़ दिए, इज इक्वल टू I था तो इज इक्वल टू I का I रहने दिए, I2 दोनों में है तो I2 को हम कनेक्ट होने देते हैं सभी लोगों को। एक दो मिनट रुक जाते हैं, कनेक्ट होने देते हैं सभी स्टूडेंट को, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो मोस्ट स्टूडेंट कनेक्ट हो चुके हैं, हम आगे अब देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बता रहे थे, तो यहाँ पर हम आपको ये बताए हैं कि I2 को हम कॉमन कर लिए तो ये आ गया, फिर एडॉप्शन किए तो I2 इंटू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू I का I रह गया। किसका वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है। ऊपर में देखो हम लिख दिए थे कि I1 और I2 का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन से I2 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो भी तुमको ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है इस पूरा को RHS में भेजना पड़ेगा, और अगर इस ब्रैकेट को पूरा को RHS में हम भेज देंगे तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, है ना। तो इस तरीका से देख सकते हो कि R1 जो है वो कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, जब उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर में आ गया, मतलब ऊपर में आ गया। और R1 प्लस R2 है लिखा हुआ R2 प्लस R1, लेकिन इसको R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं। तो 3 में अगर हम 2 जोड़ें या 2 में 3 जोड़ें, रिजल्ट तो हमेशा 5 ही मिलेगा। तो R2 प्लस R1 को R1 प्लस R2 लिख दिए हैं, तो R1 प्लस R2 ऊपर में है, वहां अगर जाएगा तो नीचे में आ जाएगा। देख लो R1 प्लस R2 नीचे में आ गया, और I के साथ मल्टीप्लाई रहेगा, देखो I के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब बिल्कुल इसी प्रकार से हम फिर I1 का वैल्यू लिख लिए हैं, तो I1 बराबर आ गया R2 बटा R1 प्लस R2 इंटू I। ठीक है, तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए,
और अब हम बताने जा रहे हैं कि इस फॉर्मूला का क्या यूज करना रहेगा। ये जो फॉर्मूला के जो हम बताए हैं, इस फॉर्मूला का यूज किस प्रकार से करना है, ये अब आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। चलो सब लोग इसको स्क्रीन पर प्ले करके रख लो। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट होगा तो प्लीज अपना हैंड रेस करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट होगा कहीं पे तो अपना हैंड रेस करके अपने डाउट को क्लियर करा सकते हैं। उम्मीद है कि सब लोग स्क्रीनशॉट इसको ले लिया होगा। इसको इरेज करके हम इसका यूज बताते हैं आप लोगों को अब। इसको इरेज करके इसका यूज हम आप लोग को बताते हैं। फॉर्मूला को हम रहने देते हैं, वैसे तुम लोग को आराम होगा समझने में भी। यही फॉर्मूला है हमारा 2 गो। क्वेश्चन देखो इस प्रकार से मान लो कि दिया हुआ है कि 2 रजिस्टर है पैरेलल में जुड़ा हुआ। 2 रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, 10 ओम और 20 ओम। ठीक है, यहां से एक करंट आया है 6 एम्पियर का। कितना करंट आ रहा है? 6 एम्पियर का। तो सीधी सी बात है कि कुछ करंट यहां भी जाएगा, तो यहां मान लो I1 करंट चला गया, और कुछ करंट यहां जाएगा, यहां मान लो I2 करंट चला गया। तो इसी I1 और I2 का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। यही हम लोग को निकालना है कि 10 ओम में कितना करंट जाएगा और 20 ओम में कितना करंट जाएगा। आप लोग क्वेश्चन तो समझ लिए होंगे शायद। चलिए अब इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं। चलो I1 का फॉर्मूला लगा लो। तो I1 बराबर फॉर्मूला होता है, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ये रहा फॉर्मूला, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। चलो R2, तो ये ऊपर वाला को R1 कहते हैं और ये नीचे वाला को R2 बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू रख दो। तो R2, तो R2 के जगह पर कितना रखेंगे बोलो? 20 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो बोलो R1 प्लस R2 मतलब दोनों को जोड़ करके कितना आएगा? 30 इंटू I मतलब टोटल करंट। बोलो कितना दिया हुआ है टोटल करंट? 6 एम्पियर। तो 6 यहाँ रख देंगे। देखो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स में, और ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4। और क्योंकि करंट निकाले है ना ये, तो 4 एम्पियर हो जाएगा। इसीलिए 10 ओम में कितना करंट जाएगा? तो 4 एम्पियर जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से I2 का हम बताते हैं निकालने के लिए। तो I2 का पहले फॉर्मूला हम लिख देते हैं। तो I2 का फॉर्मूला होता है R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू I। ये हो गया R1। बोलो R1 के जगह पर कितना वैल्यू पुट करेंगे? 10। ये दोनों को जोड़ करके 30 इंटू टोटल करंट तो 6 एम्पियर। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको 3 से कैंसिल करेंगे, इसको तो 2 टाइम्स में कैंसिल। तो बोलो कितना हो गया? 2 एम्पियर। तो इसीलिए इसमें I1 का वैल्यू हो जाएगा 4 एम्पियर और I2 का वैल्यू हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो उम्मीद है सारे स्टूडेंट इसको समझ लिए होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर सकता है। अगर किसी भी स्टूडेंट को समझने में प्रॉब्लम है तो वो हैंड रेज कर सकता है। यस अभिषेक नारायण बोलो। सर I1 का वैल्यू निकाल के टोटल करंट से माइनस नहीं कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वैसे भी कर सकते हैं, एकदम सही है तुम्हारा लॉजिक, कर सकते हैं। ठीक है, यस। अगर और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चलो नहीं, तो अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद आगे हम लोग को पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हेडिंग बना लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब समझो ये क्या है। पहले इसको हम रियल लाइफ में बताते हैं कि ये क्या होता है। देखो, जैसे मान लिया जाए कि एक बल्ब है, एक बल्ब को हम लगातार 5 घंटा उसको ऑन छोड़ दिए, मतलब वो जल रहा है बल्ब। तो 5 घंटा के बाद अगर बल्ब को अगर हम टच करेंगे तो वह बल्ब कुछ न कुछ हम लोगों को हॉट फील होगा, वह बल्ब हम लोगों को कुछ गर्म फील होगा। तो आखिर उसमें हीट कहाँ से आया? क्या हम वहां पर आग जला दिए हैं कि वह बल्ब गर्म हो गया है? नहीं, हम वहां पर कुछ नहीं किए हैं। यानी कि वह बल्ब में जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो किसके कारण से हीट प्रोड्यूस हुआ है? तो करंट के कारण से हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या मान लिया जाए कि कोई फैन है, कोई पंखा चल रहा है। अगर लगातार पंखा अगर 2 घंटे चला और पंखे के मोटर को अगर तुम टच करके देखोगे तो पंखा का मोटर तुमको काफी गर्म लगेगा। तो आखिर वो हीट प्रोड्यूस क्यों हुआ? तो वो हीट प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रिसिटी के कारण से। इलेक्ट्रिसिटी गया, इसीलिए वह हीट प्रोड्यूस किया। तो रियल लाइफ में यही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कुल मिलाकर के अगर हम बात बोले तो बस ये समझ में आया कि जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस में करंट फ्लो करता है, जिस इलेक्ट्रिक डिवाइस में करंट फ्लो करता है, तो वह इलेक्ट्रिक डिवाइस कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वह कुछ गर्म हो जाता है। एंड दिस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड heating effect of electric current. When an amount of electric current is passing through an electric device, then after some time the electric device becomes hot. So we can say that electric current can produce a heating effect. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या कॉज करता है। ठीक है, अब ध्यान दो कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि ये एक रेजिस्टर हो गया जिसका रेजिस्टेंस R है और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बैटरी जो है वो I करंट को बाहर निकाल रहा है। कितना करंट को बाहर निकाल रहा है? I करंट को बाहर निकाल रहा है। तो यही I करंट जो है पूरा सर्किट में फ्लो करेगा और यही I करंट फ्लो होते होते बैटरी के अंदर चला जाएगा ना। बैटरी से I करंट निकला और यही I करंट पूरा सर्किट में फ्लो होते चला जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि करंट जो है फ्लो हुआ है T टाइम तक। करंट फ्लो थ्रू टाइम T या करंट फ्लो 4 टाइम, थ्रू को 4 कर देते हैं। करंट जो है वो कितना समय के लिए फ्लो हुआ है? तो T टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ है। टी टाइम का मतलब कि वो टाइम का वैल्यू है 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा। तो टी का मतलब हो गया कि टाइम का वैल्यू दिया हुआ है। तो ध्यान दोगे बच्चों तुम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले हेनरी जूल नाम के एक साइंटिस्ट ने देखा था। सबसे पहले जूल नाम के साइंटिस्ट ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एहसास किया था, या ये समझ सकते हो कि खोज किया था। ठीक है, तो जूल ने अपना 3 नियम दिया जिसको हम लोग बोलते हैं जूल्स फर्स्ट लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। शॉर्ट में अगर बोले तो जूल्स फर्स्ट लॉ, सेकंड को जूल्स सेकंड लॉ और थर्ड को जूल्स थर्ड लॉ। ये 3 नियम होता है जूल का। अब किस नियम में क्या कहा जाता है वो आप लोग देखो। तो हम आपको पहले बताने जा रहे हैं जूल्स फर्स्ट लॉ।
जूल का पहला नियम देखो ये था कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के स्क्वायर के, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो बोलो हीट का सिंबल क्या हो जाएगा, एच। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल ये हो गया, करंट का सिंबल हो गया आई, और स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब जूल का सेकेंड लॉ, जूल सेकेंड लॉ। तो जूल ने अपने सेकेंड लॉ में ये कहा था कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस के। तो हीट का सिंबल एच हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रेजिस्टेंस का सिंबल आर हो गया, इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब जूल का थर्ड लॉ, जूल थर्ड लॉ। तो जूल का थर्ड लॉ ये था कि जो हीट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, वही टाइम जो टी माने ना वही टाइम। तो हीट का सिंबल एच हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, टाइम का सिंबल टी हो गया, इसको मान लेंगे हम लोग थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, फिर आर भी गुना हो जाएगा, फिर टी भी गुना हो जाएगा। ये कंबाइन करने के बाद आ गया। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्वलिटी साइन में चेंज कर दो। अगर इस प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल के साइन में अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो कांस्टेंट यहाँ पर के हम दे दिए, कितना कांस्टेंट दे दिए, के। यहाँ एच था तो यहाँ एच लिख दिए, आई स्क्वायर आर टी था तो आई स्क्वायर आर टी लिख दिए, ये हो गया। अब इसके बाद जितना भी इसमें फिजिकल क्वांटिटी है सबको यूनिट मान लो। ये वाला जो फॉर्मूला आया है ना, इस फॉर्मूला में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है उन सभी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट मान लो। यूनिट का मतलब होता है वन, सभी फिजिकल क्वांटिटी को वन मान लो। मतलब हीट बराबर भी 1 जूल मान लो, आई बराबर भी 1 एम्पियर मान लो, आर बराबर भी 1 ओम कंसीडर कर लो, और टी बराबर भी 1 सेकेंड मान लो, सबको यूनिट मान लो। तो अगर सबको यूनिट मानेंगे तो के का वैल्यू भी 1 मिल जाएगा हमें, फिर वही के का वैल्यू हम लोग 1 इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला हम लोग को मिल जाएगा। इफ एच इज इक्वल टू 1 जूल, हीट का वैल्यू 1 जूल हो गया, आई बराबर 1 एम्पियर, आर बराबर 1 ओम, एंड टी बराबर 1 सेकेंड, सबको हम यूनिट मान लिए हैं। तो के का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, एंड इसी के का वैल्यू 1 फॉर्मूला में पुट कर दो। एच बराबर हो जाएगा 1, के जगह पर 1 इंटू आई स्क्वायर आर टी, इसलिए फॉर्मूला क्या मिल गया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इस फॉर्मूला में कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो एच रिप्रेजेंट कर रहा है हीट के अमाउंट को। एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट के अमाउंट को, ठीक है। आई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, आर रेजिस्टेंस को, और टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आपसे हीट का कोई फॉर्मूला अगर पूछेगा तो हीट का फॉर्मूला होगा आई स्क्वायर आर टी। क्या होगा हीट का फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी, यही होगा आपका हीट का फॉर्मूला, ठीक है। तो सेक्शन ए में भी हम यहीं तक पढ़ाए थे, तो आप लोग को भी यहाँ तक हम पढ़ा दिए हैं। पिछले क्लास में तुम लोग को याद होगा कि हम कल ही भेजे थे व्हाट्सएप ग्रुप में एनसीईआरटी का पीडीएफ, एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पीडीएफ हम भेजे थे, ठीक है।
तो उसमें आप देख लीजिएगा जो जो क्वेश्चन इनटेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा उस पीडीएफ में, एनसीईआरटी वाला पीडीएफ में आप लोग ये देख लीजिएगा कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से जो जो क्वेश्चन